दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बंगाल से दिल्ली तक चल रहे सियासी दंगल पर है। कल कोलकाता में ईडी ने एक छापेमारी की। ममता बनर्जी ने वो छापेमारी रोक दी और अब टीएमसी दिल्ली से कोलकाता तक सड़कों पर उतर आई। ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव से पहले ईडी का इस्तेमाल करके बीजेपी उनके पार्टी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुरा रही है। बीजेपी कह रही है कि हजारों करोड़ के कोयला तस्करी के करप्शन के केस की जांच ममता बनर्जी रोक रही है। मामला अदालत में है और ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ पुलिस थाने में भी दो मुकदमे दायर कर रखे। आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से हो। ममता बनर्जी कह रही है कि जिस संदिग्ध प्रतीक जैन के घर कल ईडी छापेमारी कर रही थी उनके पास टीएमसी के सीक्रेट्स हैं। ईडी कह रही है कि संदिग्ध के पास कोयला तस्करी से जुड़े हवाला कांड के तार जुड़े हुए हैं और वो सबूत ममता बनर्जी छीन कर ले जा रही है। ममता कह रही है कि चुनाव से पहले टीएमसी की सारी चुनावी तैयारी को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी ईडी से छापे डलवाकर चोरी करा रही है। ईडी कह रही है कि ममता बनर्जी और डीजीपी ने अहम सबूत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सबूत छीन लिए और गिरफ्तारी करने की धमकी भी दी। अदालत में इन्हीं दावों आरोपों पर आज दरअसल सुनवाई होनी थी, लेकिन भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई कि अब सुनवाई शायद 14 जनवरी को टाल दी गई। तो बंगाल में जो सियासी हाल है उसी पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे कि क्या यह लड़ाई सिर्फ चुनावी है या इसे संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भी शामिल किया जा सकता है। यह विवाद सिर्फ सियासी है या इनमें केंद्र बनाम राज्य का टकराव साफ दिखाई दे रहा है। जो देश की डेमोग्राफी है, जो देश का स्ट्रक्चर है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ऐसा चुनावी बवाल खड़ा हुआ है कि सड़क से लेकर पुलिस थाने तक और पुलिस थाने से अदालत तक जंग छिड़ गई। जंग जो सियासी दलों के बीच होनी थी, उसमें एक सिरे पर टीएमसी खड़ी है, दूसरे सिरे पर ईडी। संग्राम ऐसा कि दिल्ली में टीएमसी के 8 नेताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया तो पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया। थाने से टीएमसी के नेता वापस लौटे, तब तक दोपहर बाद कोलकाता में भी विरोध मार्च शुरू हो गया। हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। मनोज कुमार से इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी इलेक्शन के टाइम उनको सब याद आ जाते हैं। पहले उनका 10 साल 11 साल कुछ नहीं याद रहते। ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं? सड़क पर चल रही सियासी लड़ाई से अलग एक कानूनी लड़ाई अदालत में लड़ी जा रही है। जंग के इस मैदान में सड़क पर ममता बनर्जी हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में कोलकाता की सड़कों पर मार्च कर रही हैं। जंग के इस मैदान में भ्रष्टाचार की जांच कर रही जांच एजेंसी ईडी अदालत की शरण में है, जिससे उसका काम करने नहीं दिया जा रहा। करते लूट, बोलते झूठ, तो मैदान में लड़ाई होगा, लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतंत्र का परंपरा में ही होगा। केस मुकदमों की बात इतनी बढ़ गई, ममता बनर्जी एक तरफ हाईकोर्ट में ईडी एक्शन के खिलाफ याचिका लेकर पहुंची हैं, तो दूसरी तरफ कोलकाता के 2 पुलिस थानों में भी ईडी के अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। ममता जी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है क्या कि बंगाल में कोई भी फेयर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगी? उधर पुलिस की ताकत और सुरक्षा की शक्ति की हालत यह कि बंगाल के राज्यपाल तक को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई। हालांकि गवर्नर सीवी आनंद बोस उस धमकी को चुनौती देते हुए सड़क पर खुलेआम मार्च करते देखे गए और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का हाल भी बता दिया। taking a bomb and throwing it in front of me. See, these are all, maybe it is some ignorant action done by some people. Maybe it is deliberate. That is up to the investigating authorities to investigate and establish the truth. I am not bothered about these threats at all. फिलहाल चुनाव से पहले बंगाल में मचे इस तमाम सियासी हलचल में अब पुलिस, ईडी से लेकर अदालत तक तमाम संवैधानिक एजेंसियां शामिल हो चुकी हैं।
ये लड़ाई चुनाव से पहले थमती नजर नहीं आ रही। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तो आज चर्चा इस बात पर भी होगी कि क्या भारत के संघराज्यीय ढांचे को कहीं ठेस तो नहीं इससे पहुंच रही है। राज्य और केंद्र के बीच में जो संघर्ष है, इस बीच संवैधानिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं ठेस तो नहीं पहुंच रही। ईडी का संघर्ष राज्यों के साथ में, विपक्षी दलों के साथ में कई साल से देखा जा रहा है, लेकिन क्या ईडी भी जो कार्रवाई कर रही है उस पर आशंका जताने में विपक्षी पार्टियां सही है या गलत, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मोहम्मद तौसीफ रहमान तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट से जो उठा लिए गए हैं और क्या यह जरूरी था कि इसी तरीके से राज्य सरकार में मुख्यमंत्री रिएक्ट करे ईडी के रेड्स के आधार पर। प्रोफेसर संगीत रागी इस चर्चा में शामिल होंगे, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, और उसके साथ साथ वो भूमिका रखेंगे कि आखिरकार ईडी की कार्रवाई को किस नजर से देखना चाहिए। रोहन मित्रा कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल होंगे। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज इस पूरे मामले को लेकर बार बार कह रही है कि एक्शन सही है, लेकिन ईडी का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। हालांकि वो कहां खड़ी है बंगाल में, खास करके ईडी एक्शन को लेकर, उससे भी उन्हें सवाल पूछने। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर जरा इस वक्त आ रही है और इससे पहले हम 3 सवाल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले जो 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या बंगाल में चुनाव से पहले हुई ईडी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित कहना जायज है? क्योंकि बार बार चुनाव नजदीक आते हैं, 6 महीने पहले ईडी एक्टिव होती है, यह आरोप बार बार लगाया गया है और जहां पर खास करके विपक्षी राज्य है वहां पर यह मामले ज्यादा निकल कर आते हैं। दूसरा सवाल, क्या ईडी के छापे रोककर ममता केंद्र राज्य में टकराव के हालात पैदा कर रही है? क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ईडी के रेड के दौरान अपने डीजीपी को साथ में ले जाकर वहां पर कुछ कागजात अपने पास ले लिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ले लिए, उसको लेकर यह सवाल खड़ा हो रहा है। और तीसरा सवाल, क्या ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार को बचाने के चुनावी आरोप जो लगा रहे हैं वो बीजेपी के चुनावी आरोप सिर्फ चुनाव के लिए है या सचमुच में बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कुछ कार्रवाई करेगी? तमाम सवाल इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है कि कोलकाता में इस वक्त ममता बनर्जी का भाषण चल रहा है। विरोध मार्च के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि ईडी के छापे के बाद उन्हें लगता है कि कोलकाता के लोग बगावत में बाहर निकल कर आए हुए हैं। जो लड़ाई कल ममता बनर्जी और उनके साथ में पुलिस मशीनरी जाकर ईडी के रेड के दौरान कर रही थी, उसी वक्त अब ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया है। आज कोलकाता हाईकोर्ट पे भी भारी संख्या में टीएमसी समर्थक जमा हुए थे। ममता बनर्जी क्या कह रही है वो भी जरा सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है कि लेफ्ट के राज में मौत का भी मुकाबला कर लिया है, कल फिर उनके ऊपर वैसा ही हमला हुआ है, ममता बनर्जी का आरोप है। आइए सुनते हैं ममता बनर्जी क्या कह रही है। এত ভিতুর দল, ভিতুর ডিম, আমরা বলতাম না ছোটবেলায়, ভীরু কাপুরুষ, প্যারামিলিটারি ফোর্স দিয়ে পুরো এলাকাটাকে দখল করে রেখে দিয়েছে। তোমার কি অধিকার আছে? তুমি ল এন্ড অর্ডারে ইন্টারফেয়ার করছো? আচ্ছা বলুন তো আপনারা, পিএম যদি মিটিং করতে যায়, পলিটিক্যাল মিটিং করলেও পুলিশের সিকিউরিটি থাকে না? যেহেতু আমি জেড প্লাস ভুলে যান, যা করে না কান কাটা দোকান কাটার দল, জুমলা পার্টি, ঝামেলার পার্টি, হামলাকারী পার্টি, অত্যাচারী পার্টি, অনাচারী পার্টি, দুরাহারি পার্টি, দুরাচারী পার্টি, ব্যভিচারী পার্টি, স্বৈরাচারী পার্টি। प्रदीप भंडारी, अब सड़क पर उतरकर ममता बनर्जी आपके सामने खड़ी है, इतना आसान नहीं है वहां पर ईडी की रेड्स करना। विपक्षी राज्य है और वो सीधे सीधे कह रही है कि उनको जान से मारने की धमकी वहां पर दी गई। साहिल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर सर्च और सीजर का जब ऑपरेशन हो रहा है, जो पीएमएलए के 2002 के एक्ट के सेक्शन 17 के हिसाब से हो रहा है, तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का ऐसा क्या लिंक है इस प्राइवेट कंपनी के साथ में कि जो सर्च और सीजर ऑपरेशन दिल्ली में भी कई लोकेशंस पे हो रहा है और बंगाल में भी कई लोकेशंस पे हो रहा है, सिर्फ ममता बनर्जी उस प्राइवेट कंपनी के बचाव में आती है? कभी आपने देखा ममता बनर्जी सड़क के ऊपर जो है हिंदुओं को का जब नरसंहार हुआ था उसके लिए सड़क पे आई? तो ऐसा क्या उस डॉक्यूमेंट के अंदर है जो ममता बनर्जी जो है उस जांच को बाधित करने का प्रयास कर रही है? याद करिए, जब राजीव कुमार को सीबीआई ने पूछा था और उससे पूछताछ करी थी, तब ममता बनर्जी बाहर आई थी। फिर याद करिए किस तरीके से नारदा केस में मई 2021 में
4 तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार करा था। ममता बनर्जी ने 6 घंटे तक सीबीआई के ऑफिशियल्स का घेराव कर दिया था और कलकत्ता हाईकोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा और कहा मोबोक्रेसी है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि भाई कोई लीगल लॉफुल एक्शन को अगर ममता बनर्जी बाधित करने का प्रयास कर रही तो ये खुद प्रूव कर रही जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2021 में कहा था कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ ऑफ द रूलर इन बंगाल। अगर तृणमूल कांग्रेस के नेता पे छापा होता, ममता बनर्जी पे छापा होता, अभिषेक बनर्जी पे छापा होता, उसको वो विंडेटा करती तो समझ में आता है। एक प्राइवेट कंपनी से ऐसा क्या रिश्ता है ममता बनर्जी का? क्या ममता बनर्जी को घबराहट है कि इस प्राइवेट कंपनी से जब पूछताछ होगी उसके डॉक्यूमेंट को खंगाला जाएगा? तो जो इतने स्कैम्स ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के अंदर करे हैं, क्योंकि ये एफआईआर तो 2020 की एफआईआर है, आज तो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है और सिर्फ उस ऑफिस पे तो सर्च और सीजर का ऑपरेशन नहीं है। तो जब एक लीगल लॉफुल ऑपरेशन है उसमें ममता बनर्जी भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रही, इससे आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस घबरा चुकी है, क्योंकि जब इस प्राइवेट कंपनी से सर्च और सीजर का ऑपरेशन होगा तो तृणमूल कांग्रेस के कई भ्रष्ट नेताओं के जो सामने जो है दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। इसीलिए ममता बनर्जी कर रही है और बंगाल की जनता देख रही है कि बंगाल की जनता के लिए सड़क पे नहीं आई पर एक प्राइवेट कंपनी के लिए सड़क पे आई। इससे स्पष्ट हो चुका है कि बांग्ला विरोधी, बंगाल विरोधी ममता बनर्जी का कुछ और कुछ रिलेशन है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का, कुछ कल्यूजन है, कुछ करप्शन का कल्यूजन इस प्राइवेट कंपनी के साथ में। और शायद टीएमसी का कोई बहुत बड़ा नेता जो ममता बनर्जी के करीबी है इससे लिंक्ड है, इसलिए ममता बनर्जी इतनी घबराई हुई है। मोहम्मद तौसीफ रहमान, क्या जरूरत थी? आपके पार्टी का तो कार्यालय था नहीं वो, और आईपैक ये तो प्रोफेशनल एजेंसी है, वो तो सिर्फ आपके लिए काम तो करती नहीं है, वो इससे पहले अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर चुकी है, नरेंद्र मोदी के लिए काम कर चुकी है। उनका तो कोई आइडियोलॉजी है नहीं, वो तो उद्धव ठाकरे के लिए काम कर चुके हैं, जगनमोहन रेड्डी के लिए काम कर चुके हैं। सिर्फ आपके लिए जब काम करते हैं तब आप उनके बीच बचाव में क्यों आ रहे हैं? रेड हो रही है, होने दीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार साहिल जी और मेरे सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, मुझे कभी कभी लगता है कि जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो शक्ल से तो मासूम नहीं दिखते, बट उनकी बात काफी मासूमियत की होती है और मैं चाहता हूं कि मुझे कोई टोके नहीं जब बात होगी। तो अब वो कह रहे हैं कि आईपैक एक प्राइवेट कंपनी है, टीएमसी से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार ये आपसे कल भी कह रहा था कि या तो ये झूठे हैं, या तो अमित कुमार होम मिनिस्टर हैं वो झूठे हैं, या तो हमारे चड्डा साहब है वो झूठे हैं, या तो शुभेंदु चैटर्जी जो है या तो वो झूठे हैं। क्योंकि ये लोग तो कहते हैं कि ये सारा काम तो आईपैक करता है टीएमसी का, और टीएमसी की ऑफिस तो आईपैक की ऑफिस है, विच इज राइट, ये बिल्कुल सही है। और मैंने अगर अमित कुमार कहा किसी को बुरा तो नहीं लगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में बीजेपी को आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। एनीवेज, तो आईपैक की जो ऑफिस है ये हमारे ममता बनर्जी ने भी किया, बात करो वाइपोट पर जाने वाला है क्या? भंडारी बीच में नहीं, पहले बोल लो, पहले बीच में नहीं, बीच में नहीं, सबको आज बोलने का मौका मिलेगा। देखिए, मैं नहीं, एक मिनट, नहीं, प्लीज, मैं दोनों को यह बात कहना चाहता हूं कि देखिए, बड़ा गंभीर मामला है। पहला गंभीर मामला तो यह है कि ईडी की कार्रवाई एक बार फिर वहां पर हो रही है और एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक दृष्टि से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि चुनाव के पहले हमेशा ईडी एक्टिव हो जाती है, यह बार बार आरोप लगता है। और दूसरी गंभीर बात यह है कि ईडी के कार्रवाई के दौरान वहां के राज्य की मुख्यमंत्री वहां के पुलिस फोर्स को लेकर ईडी के कार्रवाई के बीच में जाकर वहां से कागजात और बाकी सारी चीजें निकालकर बाहर निकल के आती है, और उसके बाद अदालत के भीतर भी इतनी भीड़ इकट्ठा होती है कि ईडी की पिटीशन पर वहां पर सुनवाई भी नहीं हो पाती। तो इसके लिए यह बहुत ही सीरियस और गंभीर मामला है। प्लीज एक दूसरे के बीच में मत बोलिएगा, लेकिन समय की सीमा होगी, मैं टोकूंगा तो रोकना होगा। तो सिर्फ रहमान, अपनी बात खत्म करिए। साहिल भाई सिर्फ आप टोकिए, बिल्कुल मैं रुक जाऊंगा। तो एनीवेज, आप कह रहे हैं कि ईडी का रेट पड़ा, ईडी का रेट 10 जगह पड़ा, ठीक है, और हमें उस 10 जगह से कोई मतलब नहीं है। हमें लाउडन स्ट्रीट से मतलब था, हमें आईपैक के ऑफिस से मतलब था, हमारी स्ट्रेटेजीज, हमारा सारा कैंडिडेट का प्रोबेबल्स नेम जो था वहां था। और एक बात सुन लीजिए, हम बार बार आपसे कह रहे हैं आईपैक हमारी आईटी की ऑफिस है, गोदरेज वोटर हाउस सेक्टर 5 में हमारा वहां काम होता है, और आपने वहां रेड डाला सुबह 6 बजे, जिसकी मंशा आपको साफ साफ समझ में नहीं आ रही है। अगर प्रतीक जैन के ऊपर आपको कोई भी कटाक्ष करना था, अगर कोई भी कंफ्यूजन था, प्रतीक जैन को आप बुला सकते थे, समन दे सकते, सब कुछ कर सकते थे, मगर आपने नहीं किया। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने लेटर एक फोटो दिखाया कि ममता बंदोपाध्याय वहां पर बैठी थी एक और प्रदर्शन में 5 साल पहले, बिल्कुल सही बैठी थी। उन्होंने फिर एक लेटर दिखाया, मैं कह रहा हूं सब सही है। मैं आपसे एक साफ साफ बात कह रहा हूं, आज तक के
साहिल भाई आपके माध्यम से, आपको कोर्ट में लड़ाई करनी है आप कोर्ट में लड़ाई करो, आपको जमीन में लड़ाई करनी है आप जमीन में लड़ाई करो, आपको आसमान में लड़ाई करनी है आप आसमान में लड़ाई करो। नरेंद्र मोदी जी को मैं साफ साफ एक चीज बात कहना चाहता हूं, आपको जहां लड़ाई करनी है आप लड़ाई करिए, आपको 360 डिग्री हैमर हम करेंगे, तृणमूल कांग्रेस करेगा। कोर्ट लेके जाना चाहते हैं आप कोर्ट लेके जाओ, गाड़ी का नंबर मिला है। प्रदीप भंडारी, आप जवाब देंगे इस बात का? ये सीधे सीधे चुनौती आपको दी जा रही है और खास करके आपके जरिए केंद्रीय एजेंसी को चुनौती दी जा रही है। लेकिन तौसीफ रहमान, मैं ये सवाल तो आपको पूछ सकता हूं, चलिए मान लिया, मैं नहीं मानता कि आईपैक ये कोई पॉलिटिकल एजेंसी है या पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि आईपैक जैसे मैंने कहा एक प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाली संस्था है, ये कंपनी है जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो पैसे लेती है और चुनाव में कैसे जिताया जा सकता है उसके लिए काम करती है। और मैंने खुद उनको देखा हुआ है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के लिए काम करते हुए। जो पार्टियां एक दूसरे से विभिन्न, पूरी तरीके से विपरीत आइडियोलॉजी पर बिलीव करती है, उनके लिए भी काम करते हुए मैंने उनको देखा हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे आपसे यह सवाल पूछना है, क्या यह नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर गई और प्रतीक जैन, जिनका आप नाम ले रहे हैं, आईपैक के हेड है, चीफ है, उनका फोन लेकर वो चली गई? नंबर एक, जो वहां के डीजीपी है वो भी वहां पर प्रेजेंट थे, यानी पुलिस मशीनरी वहां की, स्टेट गवर्नमेंट की और केंद्रीय एजेंसियां, उनके बीच का टकराव यहां पर नजर आता है। उसके बाद जो पंचनामा वहां पर हो रहा था, वहां पर कोई भी रिकवरी नहीं दिखी और ईडी ऑफिशियल्स को वो अरेस्ट कर सकते थे, यह भी उनके तरफ से कहा गया है। ईडी के लोग यह भी कह रहे हैं कि वहां से जेड सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स को साथ में लेकर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंची थी और वहां से महुआ मोइत्रा एक्स नाम की कोई फाइल लेकर चली गई, वह उनका हार्ड डिस्क लेकर वहां से चली गई, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। आपको पता है कि हर चीज का पंचनामा होता है, अदालत में जाकर उनको रखना पड़ता है। आपके पास अदालत का दरवाजा खटखटाने का वक्त था, जो आपने किया भी, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? साहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम 40 सेकंड में खत्म कर दूंगा। आपने आईपैक के बारे में बताया, उसके आइडियोलॉजी के बारे में बताया, उसके प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताया, बिल्कुल सही है। 2020 में इलेक्शन से पहले यही कोल स्कैम को लेकर अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हुई थी, इलेक्शन के 4 महीने पहले। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं साहिल भाई, आप ये बताइए 2020 में आईपैक का जो मेन करता धरता था वो प्रशांत किशोर थे, क्या प्रशांत किशोर से सवाल जवाब होगा? क्योंकि आज प्रशांत किशोर बिहार में बैठे हुए हैं, प्रशांत किशोर का जो हाथ हैंड टू हैंड चल रहा है मोदी जी के साथ, क्या उनके साथ सवाल जवाब होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो प्रशांत किशोर से नहीं पूछेंगे। 2020 की बात थी ना, इसलिए। अब आप मुझसे पूछ रहे कि ममता बनर्जी वहां से फोन ले गई, ममता बनर्जी वहां से फाइल ले गई। मैं आपसे अब ये कह रहा हूं, वी विल सी यू इन कोर्ट। अब आपको जो करना है हमारे साथ करिए, आप हमें कोर्ट मेरे कॉलर पकड़ के घसीटते हुए ले जाइए, वहां कोर्ट जो फैसला करेगा सराखों पे, हमने जो किया बिल्कुल सही किया, हम कोर्ट पे लड़ाई करेंगे, आसमान में लड़ाई करेंगे। ये बात याद रखिएगा, कल अदालत ने बोला कि आपने गलत किया, तो उसके बाद ये मत बोलिएगा कि अदालत भी उनको बिका हुआ है। तौसीफ रहमान, ये बात याद रखिएगा कि आप इस चर्चा के दौरान साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो अदालत में होगा वो मान लिया जाएगा। मैं आपका विरोध समझ सकता हूं, लेकिन केंद्रीय जो बोलना है साहिल जी एकदम क्लियर याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? प्रदीप भंडारी, आपका जवाब है, उसके बाद मुझे आपसे भी सवाल पूछना है। चलिए, थैंक यू। ठीक है प्रदीप भंडारी, चलिए। देखिए, मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और तृणमूल कांग्रेस भी दिखने में तो बड़े मासूम होते हैं, पर ये महाचोर है। ये बंगाल की जनता कहती है कि महाचोर इस वक्त इसीलिए घबराए हुए हैं क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी पे सर्च और सीजर से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का भ्रष्टाचार एक्सपोज होगा। मैं आपसे पूछता हूं साहिल भाई, और आपके जरिए देश से पूछता हूं, क्या तृणमूल कांग्रेस निर्धारित करेगी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या फाइल ले जा सकती है, क्या नहीं ले जा सकती? संविधान की कौन सी धारा में लिखा है और कौन से कोर्ट के जजमेंट ने बोला है कि तृणमूल कांग्रेस की प्राइवेट प्रॉपर्टी का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 16-17 के हिसाब से चलती है? क्या ममता बनर्जी देश के कानून के ऊपर है क्या जो आप बात करते हैं? क्या बंगाल के अंदर कानून का शासन नहीं चल रहा, शरिया चला रहे हैं क्या आप? कि जब देखो ममता बनर्जी आ जाएगी और तृणमूल कांग्रेस आ जाएगी जो निर्धारित करेगी, क्या वहां पे कानून की व्यवस्था नहीं चल सकती? और कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब कहा था रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट को धमकाने लग गए थे, अलग अलग करके जजमेंट दूंगा। एसएससी स्कैम के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, ममता बनर्जी कहती मैं नहीं मानती हूं। दोहरा राशन स्कैम के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला कि ये इलीगल स्कीम है, नहीं बोलते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट को मांगेंगे। हंसकाली रेप केस के अंदर बोलते मैं जज से अग्री नहीं करता। अलापान बंदोपाध्याय डीओपीटी ने बोला था कि इसको निर्णय करो, उसमें ये घुस गई बीच में। नारदा केस के अंदर सीबीआई के ऑफिशियल्स को घेराव कर दिया ममता बनर्जी ने। ऐसा काम जो है ये तो महाजंगल राज वाले करते हैं, एक नहीं अलग अलग बार है। तो मैं आपसे पूछता हूं साहिल जी, अगर यही प्रेसिडेंट देश में रहा तब तो हर राजनीतिक दल घेराव करना शुरू कर देगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का। ये तो
संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। मैं वापस से पूछूंगा, अगर हाइड नहीं करना था, कोर्ट का ही मामला था, तो गए क्यों फाइल और डॉक्यूमेंट लेने? डायरेक्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में चले जाते ना। अगर ईडी ने गलत किया है, कलकत्ता हाईकोर्ट में पिटीशन करते, वहां भी आपने जाके हड़कंप मचाया, आपने हियरिंग नहीं होने दी, क्योंकि 4 दिन तक आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहते थे। बंगाल की जनता देख रही है, घबराए हो, लड़खड़ा रहे हो, बंगाल की जनता के लिए नहीं, एक प्राइवेट कंपनी के लिए खड़े हुए हो। भ्रष्टाचार चला है, ये आप जवाब दीजिए इस बात का। मैं आपसे पूछता हूं, आप जवाब दीजिए इस बात का। आप जवाब दीजिए इस बात का। ठीक है, तौसीफ रहमान आप जवाब दीजिए उस बात का। उसके बाद प्रदीप भंडारी, मुझे आपके पास आकर यह पूछना है कि क्या ईडी की कार्रवाई को लेकर भी कुछ सवाल खड़े होते हैं या नहीं होते हैं। तौसीफ रहमान आप जवाब दीजिए। चलिए सर, ये जो एसएससी के बारे में अभी बात कर रहे थे ना, एसएससी के बारे में जिस जज ने कहा था, वो जज को बीजेपी ने पहले खरीद लिया और वो वहां से बीजेपी के एमपी भी बन गए, और जिन्होंने 32,000 लोगों की जॉब खाई थी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, नहीं बोलने देंगे। लॉ का वायलेशन है क्या? भ्रष्टाचार दिया क्या? ये एक्सपोज हो गए, ये एक्सपोज हो गए, ये एक्सपोज हो गए। जो जज इनके खिलाफ अगर एक जजमेंट देगा, वो बिका हुआ जज है। ये शरिया वाले, अरे वो आपके बीजेपी के एमपी बन गए। ममता बनर्जी के हिसाब से चले वो जज सही है, जो जज ममता बनर्जी के खिलाफ चले वो गलत है। अरे तो खरीदा क्या? तुम्हारे इतने सारे नहीं उठा के बने क्या? एक्टरों को नहीं बनाते क्या तृणमूल कांग्रेस में? ऑफिशियल्स को नहीं बैठाते क्या? अलोपान बंदोपाध्याय को पैसे दिए थे क्या? लेकिन ये बात सही है, एक्सटेंशन देके एडवाइजर मुख्यमंत्री। चलिए, क्या ये बात सही है? प्रदीप भंडारी, वाइपो तक प्रदीप भंडारी, एक मिनट। हम लोग कोई इन्फरेंस ड्रॉ नहीं करेंगे। जो घटना हुई है वो घटना बताएंगे हम। ये बात ठीक है कि जो जजमेंट देने वाले जज है वो आज सांसद है, ये बात भी ठीक है, लेकिन फिर भी वो जब जजमेंट हुआ था तब तो हाईकोर्ट का जजमेंट था। चलिए, बात वहां पर सही है, लेकिन प्रदीप भंडारी ये बात को लेकर भी हमें बात करनी चाहिए, टाइमिंग को लेकर बात करनी चाहिए, क्योंकि कई बार सवाल यह भी उठता है, क्यों ऐसा लगता है इनको कि भाई आप जानबूझकर चुनाव से पहले ये सब करने की कोशिश क्यों करते हैं? ऐसा क्यों लगता है उनको बार बार? क्यों ऐसा लगता है? 2020 का केस है, 2021 में ईडी ECIR रजिस्टर करती है, 2022 होते होते उस पर बाकी सारे मामले दर्ज होने से पहले 2023 में आने के बाद, यानी लोकसभा चुनाव के पहले अभिषेक बैनर्जी उसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जनवरी 2024 आते होते वो रेड्स वहां पर शुरू हो जाती है, और अब असेंबली चुनाव 6 साल के बाद एक बार फिर वही सर्कल पूरा होते हुए नजर आ रहा है। ये टाइमिंग का क्या मामला है? क्यों नहीं 2024 में होता? और मैं तो यहां पर देख रहा हूं कि इसमें तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर चुके हैं 2022 में। मतलब एक चार्जशीट नहीं, 2 चार्जशीट फाइल हुई है 2022 में। 4 साल के बाद यह बात कहां से निकल कर आती है? और मैं इसके कई एग्जांपल दे सकता हूं, प्रदीप भंडारी आपको पता है, बोलिए। जवाब दूं मैं? एक काम करते हैं साहिल जी, हम सब इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन करा देते हैं। तो जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो हर दूसरे, तीसरे, चौथे महीने चुनाव नहीं होगा, तब तो ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं आएगा। अब आप कहें कि 2024 के इलेक्शन के पहले तो हमने कार्रवाई नहीं करी, तो क्या हम तब ऑनेस्ट थे? भाई कौन से चुनाव से क्या कार्रवाई का लेना देना? और अगर इनको लगता है तो कोर्ट जाके कहे टाइमिंग का। यही केजरीवाल ने कहा था, और उसके बाद बाहर निकले तो जमानत जब्त होकर हारे कि नहीं हारे। अगर इनको लगता है कि कार्रवाई विंडिक्टिव है तो जाए बंगाल की जनता के सामने। मैं वापस से पूछूंगा, क्या ईडी ने इलीगल काम किया है? क्या ईडी ने असंवैधानिक काम किया है? तो आप जरा बताओ, प्राइवेट कंपनी से ऐसा क्या रिश्ता है? तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में तो छापा नहीं मारा, तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर पे छापा मारा, अभिषेक बनर्जी के घर पे छापा मारा क्या? तो घबरा रहे हो? वो कोई रिकॉर्ड है अभिषेक बनर्जी के साथ में जो बात हो रही है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल एक सेकंड की बात करूंगा। बड़ा आसान है, 1 नेशन 1 इलेक्शन करिएगा, उसी वक्त सारी रेड्स हो जाएंगी। चलिए बोलिए। नहीं बिल्कुल, वो तो मुझे मालूम है कि प्रदीप भंडारी के पास और कोई जवाब बचा नहीं है, मुंह में ताला लग चुका है। एनीवेज, मुझे अभी इतना सिर्फ बता दीजिए, 2020 का जब ये स्कैम था, आईपैक जिसको ये प्राइवेट कंपनी बार बार बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर के घर कब जाने वाले हैं? आप प्रशांत किशोर का दरवाजा कब ठकठकाएंगे? अरे हम बहुत प्राउड है, ये पिक्चर दिखाने के बाद 215 सीट जीते थे। इन्वेस्टिगेटिव इंडिपेंडेंट एजेंसी ये पिक्चर दिखाइए, प्रदीप पिक्चर दिखाइए, पिक्चर दिखाइए वाला। अरे प्रदीप पिक्चर दिखाइए ना, प्रदीप पिक्चर दिखाइए ना। हाँ, प्रूव करते हैं। ये पिक्चर के बाद 215 सीट जीते थे। भ्रष्टाचारी के पक्ष में खड़े हो गए। हर ये पिक्चर के बाद 215 सीट जीते थे। बताते हैं कि अगर चुनाव भी हारे तब भी कार्रवाई हो रही है। ये बताते हैं कि इसका चुनाव से लेना देना ही नहीं है। अगर ये चुनाव से लेना देना होता तो हमारी, अरे इसके बाद 215 सीट जीते थे। चाहिए, आप खुद प्रूव कर रहे हो कि ये कार्रवाई इंडिपेंडेंट है। अरे भैया, इसके बाद 215 सीट जीते थे। आपके लिए ताली बजाना चाहता हूँ। और भगवान का कृपा रहा, माना 250 पार है, वो इंडिपेंडेंट है।
अरे चलिए सुनो, जरा बंगाल एक की मिनट, जनता इस एक बार में मिनट, भ्रष्ट एक- टीएमसी को हटा के फेंकेगी, नहीं बता पाए, इलीगल नहीं है, असंवैधानिक एक मिनट, नहीं एक है, मिनट, प्रदीप ये तो भंडारी। कार्रवाई हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर कलकत्ता हाईकोर्ट में विश्वास होता तो रेड क्यों ठीक है। किया, क्यों ईडी के ऑफिशियल को एक फोन जब्त चलिए, किया, ये ठीक है। बताओ। अगर कलकत्ता हाईकोर्ट में विश्वास प्रदीप था, भंडारी एक ED मिनट, के प्रदीप ऑफिशियल भंडारी को एक क्यों बंदी मिनट, बनाया? प्रदीप भंडारी एक मिनट। चलिए मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी जाना है, लेकिन आखिर में जरा मुझे तौसीफ जी मुझे एक बात बता दीजिएगा। चलिए आप कह रहे हैं ना कि ठीक है कोर्ट पे लड़ लेंगे, हम मान लेते हैं कि चलिए कोर्ट पे लड़ लेंगे। जी सर। चलिए ये भी मान लेते हैं कि भाई ये ईडी की कार्रवाई जो है पॉलिटिकली लिंक्ड कहीं ना कहीं कार्रवाई नजर आती है, ऐसा भी मान लेते हैं। लेकिन फिर भी क्या ये ठीक है कि कोई मुख्यमंत्री वहां पर जाएगी, कार्रवाई के दौरान वहां से चीजें उठाएंगी, फिर जब अदालत में ईडी जाएगी तब आपके समर्थक वहां पर इतनी संख्या में इकट्ठा होंगे कि वहां पर सुनवाई भी नहीं हो पाएगी? यह अजीब बात है। अगर आपको हाईकोर्ट पे भरोसा है तो करने दीजिए सुनवाई होगी, उसका फैसला हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप। ईडी जो है साहिल भाई, आपका सवाल जो है सराखों पर है। ईडी जो है, इलेक्शन कमीशन, ईडी और सीबीआई वो बन चुका है भाजपा का चौथा चक्का। तो ईडी का कन्विक्शन रेट के हिसाब से, ईडी के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आज ईडी यहां पर रेड करने आएगा, मेरा सवाल ये नहीं है, सच बता रहा हूं, तो कटघरे पे खड़े होना पड़ेगा। नहीं और प्लीज, मेरा सवाल वो नहीं है, जो भी किया, नहीं सवाल वो नहीं है, ममता बंदोपाध्याय ने जो भी किया, नहीं सर, अच्छा ठीक है, ममता बंदोपाध्याय ने जो भी किया सर, मेरा सवाल वो नहीं है, हमारा बिल्कुल साथ है उनका। शी हैज डन द राइट थिंग, द कोर्ट विल डिसाइड, द कोर्ट विल टेक देयर ओन एक्शन। और सर एक बात सुनिए, अरे लेकिन अदालत में सुनवाई भी नहीं होने दे रहे आप। They did not let नहीं, the नहीं, court अरे हम function. अदालत के भीतर You जिस did not तरीके से let the आपने court भीड़ लगा के function. रखी, You are afraid. कैसे हियरिंग होगा? सिस्टम कार्ड खेलना चाहते हो। आज कोर्ट ने क्या बोला है, देखिए कोर्ट ने आज क्या बोला यहां पर कि हम सुनवाई नहीं कर सकते, यहां पर वकील वहां पर नहीं जा पा रहे अदालत के सामने, कैसे सुनवाई होगी बताइए आप मुझे। सर देखिए, क्योंकि भाजपा के पास सर लोग नहीं है, गिन चुन के 25-26 कुछ लोग हैं बंगाल में। अब ममता बंदोपाध्याय एक इतनी बड़ी चीफ मिनिस्टर है, हमारे कार्यकर्ता अब क्या करेंगे सर? वो ये बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है, उनका प्यार है। तौसीफ भाई ये बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। ये क्या ये बात नहीं, ये बात आपको धमका रहे हैं। नहीं, ये बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। नहीं तौसीफ भाई प्लीज, ये बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। आप आंदोलन करते हैं, आप ईडी पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सारी बातें जायज हो सकती है, लेकिन आप जिस तरीके से अदालत के भीतर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, आप अदालत पर इस तरीके से दबाव नहीं डाल सकते ना। आप कम से कम मानिए ना, 14 तारीख को वहां पर अगर सुनवाई होगी तो वहां पर हमारे समर्थक नहीं जाएंगे, जो भी वहां पर होगा उस लिहाज से वहां पर कार्रवाई की जाएगी। आप मान लीजिए ना इस बात को, आप अदालत गए हुए हैं ना, सुन तो लीजिए अदालत क्या कह रही है, सही है कि गलत है बताइए मुझे, साफ बताइए सर। हमारी ऑडेसिटी है सर, तृणमूल कांग्रेस की ऑडेसिटी हो सकती है, तृणमूल कांग्रेस की औकात हो सकती है सर कि हम हाईकोर्ट का वो काम को रोक देंगे सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम तो कोर्ट के ऊपर ही भरोसा करते हैं। आज टीचर्स का जो वो हुआ आज था, क्या किया? सर वो कैसे आया? कोर्ट के थ्रू आया, कौन आया कोर्ट को सर सलाम है सर। नहीं, आज कौन आया हाईकोर्ट के अंदर? नहीं, अरे तृणमूल कांग्रेस के लोगों की है, तभी जाके संदेश खाली का गुंडा एक शेख शाहजहां जब उसको ईडी गिरफ्तार करने आई थी तो 1000 तृणमूल कांग्रेस के आपका कोई क्यों नहीं है भाजपा का? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर मैं आपको बताऊं प्रदीप भंडारी लोगों के साथ बैठे हैं। प्रदीप भंडारी ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं। नहीं प्रदीप भंडारी मैं आपको बताऊं क्यों हो रहा है। नहीं एक मिनट, रोहन बात करेंगे यहां पर उसके बाद में, लेकिन प्रदीप भंडारी मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस तरीके से रिएक्शन शायद आ रहा है, गलत आ रहा है रिएक्शन, वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन पता है क्यों हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी अचानक कार्रवाई रुक जाती है, मुकुल रॉय जब यहां होते हैं तब कार्रवाई वहां जाने नहीं होती है, वहां जाने के बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है। वो समित मंडल, उनके पास में पैसा मिलता है, वो अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अजीत पवार 70,000 करोड़ की बात, अभी महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, दोबारा वो बात निकली है, बीजेपी कह रही है गलती हो गई साथ में लिया। अजीत पवार याद दिला रहे हैं अगर मैं इतना भ्रष्टाचारी हूं तो साथ में क्यों लिया। ये सब चीज होती है ना, इसके लिए लोगों को लगने लगता है कि भाई ये सब तो चुनाव के लिए किया जा रहा है, दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। अपनी साख साफ रखिएगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा आप पर, मैं जवाब दे दूं। ये भी तो हो सकता है। साहिल भाई ये भड़का रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को सही इसलिए साबित कर पाते हैं कई बार क्योंकि इस तरीके की चीजें भी होती है। प्रदीप भंडारी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद रोहन बात करें। चलिए, ये चश्मा मैंने पहना है, ये चश्मा ना साफ मुझे दिखाता है जिन भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार का चश्मा पहना है ना, उनको हर चीज भ्रष्टाचार के नजरिए से दिखती है। अरे प्राइवेट सिटीजन है, चले जाओ सुप्रीम कोर्ट और फाइल करो आर्टिकल 32 के अंदर और कहो कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और कार्रवाई करवा दो।
कोर्ट नहीं ऑर्डर कर सकता क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को? करवाओ, क्यों नहीं जा रहा तृणमूल कांग्रेस का नेता? क्योंकि पार्था चैटर्जी के घर पे करोड़ों में मैंने ये सवाल नहीं पूछा था, मैंने ये सवाल नहीं पूछा था प्रदीप भंडारी, मैंने ये सवाल नहीं पूछा था, मैंने ये सवाल नहीं पूछा था प्रदीप भंडारी, मैंने ये सवाल नहीं पूछा था। अगर मैं तौसीफ रहमान को कह रहा हूं कि उनको सही सवाल का जवाब देना चाहिए, आपको भी सही सवाल का जवाब देना चाहिए, मैंने ये सवाल नहीं पूछा था। मैंने कहा था अपनी बात को अपनी साख साफ करिएगा, उसके वजह से आप पर शक नहीं किया जाएगा। जब हम देखेंगे अशोक चव्हाण आपके बगल में खड़े हैं तो ये सवाल कोई ना कोई उठाएगा ही उठाएगा, ये आपके पास आके कैसे खड़े हो गए, फिर ईडी की कार्रवाई का क्या मतलब है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। प्रदीप भंडारी उसका जवाब दीजिए पहले। चलिए, क्या रावण के किले से कोई विभीषण प्रभु श्री राम की सेना को नहीं ज्वाइन कर सकता क्या? रावण के किले से कोई विभीषण प्रभु श्री अच्छा, अजित पवार विभीषण है अभी क्या धर्म ये नहीं कहता कि कोई अगर अपनी गलती को मानता है? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने संगीत रागी, जो प्रभु श्री प्रोफेसर राम रागी, की सेना को ज्वाइन करेगा, प्रोफेसर रागी, हमारे साथ में वो प्रोफेसर रागी, जानती है रामायण बोलने दीजिए, तो मौका दीजिए। नहीं, रोहन एक मिनट, प्रोफेसर रागी को रामायण ज्यादा अच्छे से पता है। प्रोफेसर रागी, ये सही बात है, ये आर्ग्यूमेंट सही है, आप प्लीज बता दीजिएगा, आप ही बता दीजिएगा। प्रोफेसर रागी आपको आवाज आ रही है मेरी? संगीत रागी जी को जरा कनेक्ट करवाइए, जरा उनके पास जाना है, उन्होंने सुना है कि नहीं पता है। रोहन मित्रा आप बताइएगा, विभीषण है, विभीषण। नहीं, मेरे को जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, आधा घंटा शो के बाद आप भी बोल दे रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जा रहा है। देखिए, मैं बाहर का स्टेट का कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, बंगाल के बोलने वाला हूँ, 4 नाम बोलने वाला हूँ। मुकुल रॉय, मिठुन चक्रवर्ती, शुभेंदु अधिकारी, तापस रॉय, 4 नाम। मैं इसमें कोई दोहराई नहीं है कि तृणमूल में करप्शन हो रहा है, ये हम लोग 2014 से देख रहे हैं। शारदा, नारदा, रोज वैली, आप नारदा का स्कैम तो निकला था, देखिए तृणमूल भी बोलता है कि नारदा एक मिनट रिपीट करिए, तृणमूल कांग्रेस के इसमें करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कांग्रेस की भूमिका क्या है? तृणमूल कांग्रेस के राज में करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साहिल भाई, मैं चिल्लाऊंगा भी नहीं, मैं एकदम सीधा उत्तर दे रहा हूं। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, हम लोग का कांग्रेस का जो स्टैंड है, तृणमूल के जमाने में करप्शन ओपनली हुआ है। 4 नाम जिसका नाम मैंने बोला ना, मिठुन चक्रवर्ती, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी और तापस राय, ये 4 नाम आपके तृणमूल के बड़े बड़े नेता थे। डिफेमेशन हो जाएगा आप पे। राज्य भैया प्लीज, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मेरे को 2 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए रोहन, बोलिए, जल्दी बोलिए, चलिए सुन रहा हूं आपकी बात। ये 4 नाम तृणमूल में ही थे, करप्शन तृणमूल के जमाने में ही हुआ, तृणमूल का ही जमाना चल रहा है अभी भी। ये 4 नाम को ईडी, सीबीआई सब बुलाए, और ये 4 नाम आज बीजेपी में उनके स्टार कैंपेनर से शुरू होके लीडर ऑफ ऑपोजिशन से लेके वाइस प्रेसिडेंट सब कुछ है। तो प्रॉब्लम यही है ना साहिल भाई, प्रॉब्लम यही है कि हम लोग कांग्रेस की तरफ से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग के प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार जी ने एक बात साफ सफाई में बोल दिया, उनका ट्वीट भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में है, अजीत दा भी पहले दिन से बोल रहे हैं कि इस जमाने में और एक बात बता दीजिएगा, हाँ, तृणमूल के जमाने में चोरी एकदम और एक बात बता दीजिएगा, जो ममता बनर्जी ने आज किया वो सही था? नहीं, ये बात भी बता दीजिएगा। रेड के दौरान घुसकर वहां से एविडेंस लेकर वो चली गई, वो सही किया कि गलत किया? कल ही हम लोग के प्रेसिडेंट ने बोल दिए थे, आप देख लीजिए ना, कल ही प्रेसिडेंट ये सवाल सबसे पहले उन्होंने पूछा कि जब ईडी का ये जो रेड चल रहा था, तब सीएम आके कैसे अपना कागज लेके चली गई, ईडी क्यों उसको स्टॉप नहीं किया, क्यों अरेस्ट नहीं किया उसी मोमेंट में? ये क्या कोर्ट जाने का मोमेंट था? ये अगर सही में सेटिंग नहीं हो रहा है तो कोर्ट जाने का तो मौका ही नहीं होता। ये तो एक अभी तो कोलकाता के भीतर केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई शुरू हो चुकी है एक तरीके से। प्रोफेसर रागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको आवाज नहीं गई थी इसके पहले, लेकिन प्रोफेसर रागी आपने सुना होगा, बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर कह रहे थे जो अजीत पवार, अशोक चव्हाण, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय जो उनके साथ में चले गए थे वो तो विभीषण है। अरे वही अभी अब वो ठीक हो गए। ये देखिए, वो लोग राम को भी ये लोग बदनाम करने के लिए अपने यार ब्रेक कर रही है आवाज। ये नया रामायण है। प्रोफेसर रागी आप ही बताइएगा, ये आर्गुमेंट सही है कि गलत है? वहां पे एकदम गलत है सर, इसमें कौन क्या? प्रोफेसर रागी, अरे कांग्रेस से मत पूछिए, उनको रामायण नहीं आती है।
अरे भैया, हाँ ठीक है। आपसे प्रोफेसर रामायण रागी, देख आपको लिया। आवाज आ रही है? आपसे रामायण देख हाँ, लिया। चलिए। आपका रामायण का उदाहरण देख चलिए चुके हैं रोहन हम। जी, एक मिनट। नहीं आपका रामायण का रामायण उदाहरण जिनको देख अच्छे चुके से हैं। आती है वो संगीत रागी के पास चलेंगे हम। जरा एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज। संगीत रागी जी, आपको तो रामायण अच्छे से आती है। अभी आपको ऑडियो क्लियर आ रही है रागी जी? संगीत रागी जी, आपको ऑडियो क्लियर आ रही है? चलिए चलिए, उनका ऑडियो ठीक कराइएगा। प्रदीप भंडारी, ये कौन सा नया रामायण आप लिख रहे हैं? ये कौन सा रामायण आप लिख रहे हैं? क्या 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 बोल रहे हैं आप प्रदीप जी? साहिल जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, और ये मैं ही नहीं, जनता भी बोल रही है, क्योंकि जनता जानती है कि हम धर्म के साथ हैं और सच्चाई के साथ है। और अगर कोई अपने पापों का पश्चाताप करके अगर हमारे साथ में आना चाहता है, उसमें कोई गलत नहीं है। आज की तारीख में सच्चाई है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जनता का पैसा लूटा है, तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की जनता का पैसा लूटा है। सुनिए, एक एक कर केस में बताना चाहता हूं। ओबीसी सर्टिफिकेट स्कैम, एसएससी स्कैम, संदेश खाली के अंदर शाहिद खान जैसे गुंडे को प्रोटेक्ट करना, एसएससी वर्टी का कंटेम्प करना, गवर्नर को थ्रेट मेल भेजना, गवर्नर तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, कैटल स्मगलिंग स्कैम, दुआरे राशन स्कैम, बोकटोई मासेकर, हंसकाली रेप केस के अंदर रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करना, अलपान बंदोपाध्याय के अंदर एक फेक, चलिए ये सारे स्कैम है, ये सारे स्कैम है, ये सारे स्कैम है, ये सारे स्कैम्स है, ये सारे स्कैम्स है। मैं मानता हूं आपकी बात को, सारे स्कैम्स है। चलिए मान लिया, देखो तो सही, मान लिया सारे जेल जा रहे हैं। ये किए कि ममता बनर्जी घबरा चुकी है, लेकिन विभीषण मत बनाइए ना उनको। अरे विभीषण मत बनाइएगा, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं, विभीषण मत बनाइएगा उनको। साहिल भाई, अरे मौका मत दीजिए उनको विभीषण बनने का। हम किसी को विभीषण नहीं बनाते, जनता बनाती है। जनता कल आईपैड के साथ काम नहीं करेंगे बोल दीजिएगा। हम बंगाल की जनता के सामने नमन करते हैं, कभी जिंदगी में काम नहीं करेंगे हम। चलिए प्रोफेसर रागी, फाइनली प्रोफेसर रागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, अरे एक मिनट, अभी संगीत रागी जी की एंट्री हो चुकी है, जरा उनको बोलने दीजिएगा। संगीत रागी जी, मुझे एक बात बताइएगा, आपने रामायण की नई व्याख्या सुनी। मैंने जब सवाल पूछा कि भाई अजीत पवार, अशोक चौहान, ये सारे लोग क्या है, तो बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि भाई रामायण में जिस तरीके से विभीषण हमारे साथ में थे, राम के साथ में थे, उसी तरीके से वो बीजेपी के साथ में है। ऐसी व्याख्या के साथ जाएंगे तो ईडी पर कैसे भरोसा होगा? आप बताइए मुझे, आपने सुनी होगी डिबेट पूरी। साहिल, यदि कोई सीए काम कर रहा हो ममता बनर्जी के लिए, तो उस सीए के खिलाफ छापा नहीं पड़ना चाहिए। यदि कोई इंजीनियर काम कर रहा हो तो उसके घर में भी छापा नहीं पड़ने चाहिए। वकील उनके लिए काम कर रहा हो, वकील की कोई एजेंसी काम कर रही हो, फर्म कोई काम कर रहा हो, तो उनके खिलाफ छापा नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ममता बनर्जी वहां कूद पड़ेंगी। एक मुख्यमंत्री का इससे ज्यादा असभ्य, अमर्यादित व्यवहार मैंने कहीं नहीं देखा है। भारत की राजनीति को पिछले 40 साल से तो मैं देख रहा हूं, 40 से ज्यादा हो गया होगा, करीब 45 साल से मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, बट इस प्रकार की असभ्य मर्यादा का हमने व्यवहार किसी मुख्यमंत्री से नहीं देखा था। रेपिस्टों के लिए सड़क पर नहीं उतरती हैं, घुसपैठियों जिहादियों के लिए सड़क पर नहीं उतरती हैं, हिंदुओं के हत्यारों के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरती हैं, राम को मुसलमान कह दें उनके खिलाफ अपने कोई काम नहीं करती हैं। लेकिन एक कंसल्टेंसी कंपनी, एक एजेंसी जिसको आपने शुरुआत में बहुत अच्छा तरीके से कहा, जिसने सबको सर्विसेज, हो सकता है इनके भी डेटा हो, और कितनी ये नायाब बात हम सुन रहे हैं। हम जिन कैंडिडेट्स को चुनाव में लड़वाना चाहते थे उसका डेटा उनके पास था, यानी इनके टीएमसी के मुख्यालय में नहीं होता है, मुख्यमंत्री के आवास पर नहीं होता है। अरे जो कोई भी राजनीति को देखता है, क्या कहा वो तो सुन लिया, सब कोई जानता लेकिन है। मेरा सवाल आपने नहीं सुना। मैंने सवाल क्या पूछा था, आप उसको डिफ्लेक्ट मत करिएगा। ये जो नहीं, मैंने वो बात तो रजिस्टर हो गई है। मैंने सवाल पूछा था, हाँ, तो उसका भी जवाब दे दीजिएगा प्लीज। हाँ। नहीं, मैं देखिए, यदि प्रदीप भंडारी ने उनको विभीषण समझा है तो स्वाभाविक है कि उन्हीं का वही इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, मेरी नजर में अजीत पवार विभीषण ही नहीं है। मैं उनको विभीषण के तौर पर नहीं, देखिए, मुझे जो कहना था मैंने स्पष्ट रूप में बोल दिया।
राजनीति में कई बार जो होता है ना, मैं बस इसका एक उदाहरण देता हूं। राजनीति में कई बार कृष्ण को हमको लेना पड़ता है, घटोत्कच को लाना पड़ा था। कर्ण की हत्या के लिए यदि घटोत्कच का प्रयोग करना पड़ा था तो करना पड़ा था, क्योंकि सत्य, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, बंगाल में भारतीय सभ्यता, भारत की आत्मा की लड़ाई लड़ रही है। धर्म और अधर्म जिहादी घुसपैठियों ने धर्म और अधर्म के नष्ट युद्ध कर में दिया है। और ममती, विभीषण भी लाए जाएंगे, घटोत्कच भी लाए जाएंगे। जिहादी और घटोत्कच कौन, विभीषण कौन, इसका फैसला कौन करेगा? सुन लीजिए, ये भी बता दीजिएगा। सुन लीजिए, इसका फैसला कौन करेगा, ये भी बता दीजिएगा। सुन लीजिए, सुन रहे। देखिए, इसका फैसला कृष्ण ने ही किया था। महाभारत का हर पात्र छल से मारा गया था, क्योंकि छल से उनकी मृत्यु आवश्यक थी, सत्य की विजय के लिए आवश्यक थी। भारत की आत्मा को जिंदा रखने के लिए, बंगाल और भारत की सनातन सभ्यता को जिंदा करने के लिए, जिहादियों से मुक्त करने के लिए, बंगाल को, हिंदुओं को इकट्ठित और सुरक्षित रखने के लिए और चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है। अजीत पवार, ये बिल्कुल जीतना आवश्यक है। सुन लीजिए, मैं जरा आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। संगीत रागी जी, अब मैं आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। जो घटोत्कच और विभीषण जो इकट्ठा किए गए हैं, उन घटोत्कच और विभीषणों पर 2015-16 में 10 केसेस किए गए थे। कन्विक्शन हुआ 0, क्योंकि वो घटोत्कच और विभीषण बन गए। 2016-17 में 14 केसेस किए गए थे, उसमें से कन्विक्शन हुआ 1, क्योंकि उसमें से कई लोग घटोत्कच और विभीषण बन गए। 2017-18 में ऐसे केसेस किए गए थे 7, लेकिन कन्विक्शन हुए 0, क्योंकि वो घटोत्कच और विभीषण बन गए। 2018-19 में केसेस हुई थी 11, लेकिन कन्विक्शन हुए 0, क्योंकि वो घटोत्कच और विभीषण बन गए। 2020 और 2021 में केसेस हुई थी 27, लेकिन कन्विक्शन हुए 0, क्योंकि वो घटोत्कच और विभीषण बन गए। 2021 और 2022 में केसेस हुई थी 26, लेकिन कन्विक्शन हुए 0, क्योंकि वो घटोत्कच और विभीषण बन गए। कितने घटोत्कच और विभीषणों को मिलाकर सेना बनाएंगे सर? कभी कभी सुग्रीव या बाकी सारे लोगों के साथ में भी सेना बनाइएगा, जो आपके साथ में पहले से खड़े हुए हैं। वानर सेना भी आपको चाहिए, सिर्फ घटोत्कच और विभीषणों से सेना नहीं बनती। संगीत रागी जी, इस पर भी जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद में चलूंगा प्रदीप भंडारी के पास में। चलिए रागी जी। सर, मैंने आपने जितने गिनाए उसमें सारे घटोत्कच ही होंगे ऐसा नहीं है। और विभीषण तो सभ्यता का प्रतीक है, विभीषण तो सत्य के प्रतीक है, सभ्यता का विभीषण तो अनुराग और भक्ति के प्रतीक है। उनमें से सुन लीजिए, मैंने इसीलिए कहा ना, मैंने इसीलिए कहा आपको। और मैंने तो इतना कहा कि घटोत्कच का भी प्रयोग किया था भगवान कृष्ण ने। इसलिए ममता बनर्जी जैसे, जिसे भारत विरोधी मैं मानता हूं, हिंदू सभ्यता विरोधी मानता हूं, जिहादियों की पोषण करने वाली एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में जिसे मैं देखता हूं, जो रेपिस्टों के साथ खड़ी है, जो रेपिस्टों के खिलाफ नहीं उतरती है, ऐसे मुख्यमंत्री महिला को हटाने के लिए तौसीफ रहमान, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद प्रदीप भंडारी। समय खत्म हो रहा है मेरा। चलिए साहिल भाई, मैंने आपको सारा चीज का जवाब दे दिया। मैं ऐसे इंसान को जवाब नहीं देना चाहता जो पॉलिटिकल नहीं और सिर्फ वो जिहादी मंदिर मस्जिद के बारे में बात करे। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन लाइक दिस। मैं इन जैसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहता। ठीक है, पॉलिटिकल बात करिए। प्रदीप भंडारी, आखिर में राज्य बनाम केंद्र का संघर्ष बढ़ रहा है। क्या केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से अदालत में घटनाएं हुई, बाकी सारी घटनाएं हुई, क्या गंभीरता से इस मामले को निपटा जाएगा? मैं आपको सरकार की तरफ से पूछ रहा हूं, केंद्र सरकार की तरफ से। प्रदीप भंडारी, ये लड़ाई पश्चिम बंगाल की जनता बनाम तृणमूल कांग्रेस के महाजंगल राज की है। जिसने पश्चिम बंगाल की जनता का पैसा लूटा है उसको वो लौटाना पड़ेगा। एक प्राइवेट कंपनी के साथ में ममता बनर्जी का ऐसा क्या रिश्ता है उस फाइल में कि पश्चिम बंगाल की चलिए उम्मीद करेंगे 14 जनवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई जो कलकत्ता के भीतर हुआ, ममता बनर्जी की तरफ से किया गया, उसकी सुनवाई, ईडी ने जो केस फाइल की है उसकी सुनवाई कोलकाता हाईकोर्ट में होगी। इस बार उम्मीद करते हैं कि कम से कम शांतिपूर्वक तरीके से वो सुनवाई सुनी जाएगी और उसके बाद ये फैसला होगा। लेकिन फिलहाल तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में सड़क पर उतर आई है और केंद्र और राज्य के संघर्ष का एक नया अध्याय पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले कोलकाता में देखा जा रहा है। इस पर भी नजर बनी रहेगी। आज तक देश का